So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से जरूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है दैट इज़ लॉन्च्ड और उसके बारे में डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक्स देख लेते हैं। चाइना बिल्डिंग डैम, इस पर कई कंटेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आईआर प्लस ज्योग्राफी का टॉपिक है। वाई इज़ द रुपी वैल्यू फॉलिंग, इकोनॉमी का टॉपिक है। इस पर और भी कंटेंट मैंने डाला है और भी आर्टिकल्स आएंगे। अंडरस्टैंडिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट इकोनॉमी, इम्पीचमेंट ऑफ साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आईआर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव, ये आईआर का टॉपिक है। और फिर मेंस का, क्योंकि सैटरडे है, सैटरडे को मैं आपको निबंध का टॉपिक देता हूँ, तो दैट इज़ देयर। आप लोग निबंध ज़रूर से लिखो, हैबिट बनाओ। और जो ऐसे टॉपिक्स जिसको थोड़ा सोचना पड़े आपको, ऐसे टॉपिक्स पर थोड़ा सा आपको जैसे ज़रूर से फोकस करना चाहिए। नो वन हु डज गुड वर्क विल एवर कम टू अ बैड एंड आइदर हियर और इन द वर्ल्ड टू कम। तो बहुत अच्छा सोच के अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको। तो ये एक चीज़ आज 1000 शब्द के आसपास लिखो, ठीक है। इसके लिए सेपरेट मैंने ऐसे का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उस पर भी ये निबंध के टॉपिक्स होते हैं, आप अपना इवेल्युएशन करा सकते हो। 31 को ऑफ़र आपका आएगा, बड़ा ऑफ़र रहेगा। 31 को अगर आप कोर्सेस ज्वाइन करना चाहेंगे तो अच्छा ऑफर रहेगा, तो आप लोग 31 को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये नंबर है, कोई क्वेरी है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लो। वेरा एंड गोल्ड स्टैंडर्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको बताना है लास्ट, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर क्या इसका आंसर होगा। 5 AM सीरीज में आपको बता देता हूँ, मंडे टू फ्राइडे होगी, ठीक है। जिससे कि चीज़ें कंटिन्यू रहे, मैनेज चीज़ें हो सके, तो मंडे टू फ्राइडे रहेगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो जैसे आज सैटरडे आज नहीं है, संडे को नहीं है, मंडे टू फ्राइडे आपको डेली बेसिस में सुबह 5 बजे कंटेंट प्रीलिम्स से रिलेटेड जो है वो आपको मिलता रहेगा, तो ये देख लेना है। 4 जन से हम लोग जो क्रैश कोर्स वो स्टार्ट कर देंगे। 10 जन से साइंस टेक का कोर्स आपको स्टार्ट हो जाएगा और 15 जन से प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स है। क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, इसको तो मिस ही मत करना। बहुत सारे लोगों ने अपना अलग अलग जो है कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग और जो भी है उसके माध्यम से, लेकिन जब कंटेंट की बारी आएगी तो मैं फिर चैलेंज करता हूँ, कोई भी अपना कंटेंट दिखा दे जिसमें मोर देन 50% क्वेश्चंस आपके आए हैं पढ़ाने से, और सारे मैक्सिमम जो लेक्चर्स हैं जिसमें कंटेंट आया है वो सब कुछ फ्री वाले जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर भी है, ऐप के अंदर भी क्लासेस हैं, मैंने पहले भी स्क्रीनशॉट आपको शो कर रखा है। तो अब जो कंपैरिजन है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, आप उस चीज़ को थोड़ा सा जज करके अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कहीं ज्वाइन कर रखा है, करके क्लासेस देख लो 1-2 महीना, है ना, फिर आना तो पड़ेगा ही अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है, राइट कंटेंट जो है वो पढ़ना है, ठीक है। चलो क्रैश कोर्स का मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको स्टैटिक पूरा रहेगा और प्लस पूरा करंट अफेयर्स भी रहेगा, रिवीजन पूरा कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव बैच इसका आपका रहेगा। अभी थोड़ा सा फोकस्ड है, जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं बुक सीरीज और उन सब के मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। कल भी मैंने 3-4 लेक्चर्स जो अपलोड किया है। तो यहाँ पे देखो ऑफर चल ही रहा है, तो ये कई जैसे 5 AM 2025 ये कोड यूज़ करोगे, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%, ठीक है। तो कोड आपके चल रहे हैं, तो ये आप इस नंबर पे जाके जो भी ऑफर है उसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी साइंस टेक का कोर्स हो गया, आपका प्रीलिम्स करंट अफेयर्स 2 इयर्स का करंट अफेयर्स, आप भले अपने पुराने बैचेस का हिस्सा है, बस इसको जरूर से हिस्सा आप लोग को बनना है, क्योंकि इसमें माइंड मैप्स के माध्यम से मैं करंट अफेयर्स कवर करूँगा, तो इसको बहुत अल्टीमेट तरीके से कवर किया जाएगा और वीडियो अपलोडेड रहेगा, आप लोग अपना गो थ्रू हो सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र डैम विल नॉट अफेक्ट इंडिया बांग्लादेश, ठीक है, इनका ये कहना। देखो थोड़ा सा इसको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि इनका जो आर्गूमेंट है वो कितना रेलिवेंट है। तो थोड़ा आपकी थॉट प्रोसेस भी इसमें डेवलप होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि ये है ना, तो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इधर से जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर आ रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये लोग डैम बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उस पर ये लोग डैम बना रहे हैं। आगे मैप में भी मैं आपको शो करूंगा। देखो क्या होता है कि डैम बनाने का रीज़न इनका क्या होता है। ये जैसे मान लो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपके पास अलग से ट्रीटी, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी बोलता है, चाइना ने ऐसी कोई भी ट्रीटी साइन नहीं की, भारत के साथ भी साइन नहीं कर रखी है, कोई भी ऐसी ट्रीटी जो है वो साइन नहीं कर रखी है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि जैसे ये डैम, अगर सपोज़ ये डैम इनका इस टाइप से आ रहा है और ये रिवर आपकी बह रही है और यहाँ पे इन्होंने डैम बना दिया, तो इसका मतलब क्यों डैम बनाने का पर्पस क्या होता है कि वाटर को कंट्रोल करना है।
वाटर को कंट्रोल करना, क्योंकि देखो फ्यूचर के अंदर क्लाइमेट चेंज एक बड़ा बड़ा फैक्टर है, बारिश ना होना, ये सारी चीज़ें हैं। तो पानी पे अगर आपने ऊपर ही ऐसे डैम बना दिया तो पानी पे पूरा कंट्रोल होगा, थोड़ा भी पानी होगा उसको रोका जा सकता है। दूसरा, ज़्यादा पानी हो सकता है तो उसको छोड़ा जा सकता है। तो वाटर बॉम्ब भी एक कंसेप्ट आपका आता है, जिसमें क्या होता है, ये लोग बहुत सारा पानी छोड़ देंगे, बहुत सारा पानी छोड़ देंगे तो काजीरंगा और बहुत सारा ये रीजन पूरा है वो डूब सकता है और पूरा ये रीजन अफेक्ट हो सकता है। अब ऐसी स्थिति भी बनती है कि बहुत पानी छोड़ दिया और उसमें मतलब स्ट्रेटजिक एडवांटेज भी ये बहुत ले सकते हैं। कभी युद्ध की स्थिति होती है, कुछ भी होती है, बहुत पानी छोड़ दिया तो फिर मूवमेंट और सब अफेक्ट होगा। प्लस सूखे की स्थिति होती है तो पानी रोक लिए और फिर उसमें अपना देश को ब्लैकमेल करना, क्योंकि चाइना में ऐसा कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं, वो अपना जो है इंटरेस्ट को फेवर करेंगे। सिमिलर ये लोग और भी डैम्स डेवलप कर रहे हैं एक और रिवर पे, जिसे मेकोंग रिवर है। मेकोंग रिवर पे जैसे ये लोग डेवलप कर देंगे तो पूरा साउथ ईस्ट एशियन जो देश है, साउथ ईस्ट एशियन जो देश है उस पर पानी की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं जिसे वेपनाइजेशन ऑफ वाटर की बात हो रही है, वाटर को कैसे वेपन के रूप में बनाया जा सके। देखो, एक तो मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस की बात होती है ना, ऐसे ही देखो वेपनाइजेशन ऑफ वाटर हो रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन हो रहा है। मतलब कि अगर आप मुझ पे किसी भी कारणवश निर्भर हो, चाइना का मैसेज क्या है कि अगर आप सप्लाई किसी भी मतलब जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है उसके लिए भी आप मुझे रॉ मटेरियल के लिए भी निर्भर हो, तो उसको भी अगर आपने मेरे इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया तो मैं आपको वो नहीं दूंगा, मतलब ऐसा चाइना की सोच है। तो वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन है, पानी का भी ये वेपनाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरी क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन क्या, मान लो डैम बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाना चाहते हैं, उसमें आप एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हो, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी साइन, ऐसा कुछ ट्रीटी साइन। अगर आप ट्रीटी साइन करते हो तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो आपकी होगी। अगर आप साइन ही नहीं करोगे और अपने मन से कर रहे हो और बस बोला रहे हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये शो कर रहा है कि आपके अंदर वो मतलब आप ऐसा जो लोअर राइपेरियन है, जो नीचे जो रिवर है नीचे फ्लो कर रही, तो वहाँ जो आपके राइपेरियन स्टेट्स हैं वो काफ़ी इससे अफेक्ट जो है होंगे। तो ये चीज़ जो है देखना पड़ा। दूसरा, ब्रह्मपुत्र रिवर में कई से स्टडी भी कहती हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी जो है नीचे साइड से आता है, मतलब चाइना के अलॉन्ग नहीं कि ग्लेशियर से सारा पानी जो है ऐड हो रहा है, बहुत सारे जो रिवर्स आके जुड़ती हैं तो वो, और रेन वाटर जो पूरा जो इंडियन पार्ट में होता है तो वहाँ से काफ़ी सारा पानी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में ऐड ऑन होता है। लेकिन फिर भी डैम अगर बनाया जा रहा है तो ट्रीटी की बहुत ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये कई सारे ऐसे डैम है, जैसे 3 जॉर्ज डैम ये लोग डेवलप कर रहे हैं। आप ये मैप में देखोगे, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 3 जॉर्ज डैम है, ये रिजर्वायर है आपका, ये आपका, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये 3 जॉर्ज डैम है, कंस्ट्रक्शन साइट है जो डेवलप किया जा रहा है। तो ये कुछ रीज़न है, चाइना का रीज़न है। तो यहाँ जियालिंग रिवर आ गई, यांगची रिवर आ गई, संगाई रिवर आ गई। तो ऐसे बहुत सारे रिवर्स में ये लोग जो है ना, थोड़ा मैप मैंने सही कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ पे ये लोग अपना डैम बनाने का स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में चाइना का कहना है कि हम जो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे नीचे वाले देश जो हैं, मतलब जो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज़ हैं वो आपके अफेक्ट हों, बट चाइना का इतना भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है तो आपको एक सेपरेट ट्रीटी साइन करना चाहिए। इंडिया बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा अप्रहेंशन भी है, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा। अब इसका देखो कैसे, जैसे अगर आप डैम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करते हो तो जो नेचुरल फ्लो है पानी का वो अफेक्ट होगा। पानी का अगर नेचुरल फ्लो अफेक्ट होता है, सपोज कि पानी बहता हुआ आ रहा है, उसका नेचुरल जो फ्लो है जिसे हम ई फ्लो भी बोलते हैं, इकोलॉजिकल फ्लो जो है वो अगर अफेक्ट होता है तो उससे फिर जो इकोलॉजी वो अफेक्ट होगी। पानी जो आ रहा है जैसे मछलियाँ हैं, अब वो डैम में है ना, पानी नेचुरल फ्लो है तो मछलियाँ का मूवमेंट है, और भी बहुत सारी सेडिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठा डैम पे हो जाएंगे, पानी की अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, तो पूरा इकोसिस्टम जो अफेक्ट हो सकता है। रिलेटेड जो लाइवलीहुड है, जो लोकल इकोसिस्टम पे निर्भर है, तो वो अफेक्ट होगा। इसी सारी चीज़ें, तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है लगभग $1.37 बिलियन तक हो सकता है ना, जो कि चाइना के क्लीन एनर्जी। देखो चाइना कह रहा है कि देखो हम जो हाइड्रो पावर डेवलप कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। हम हाइड्रो पावर जो है कैपेसिटी है वो अपनी बढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो ये चीज़ उनके थॉट प्रोसेस है जिससे क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने में। बट अगर ऐसा डैम, अगर मतलब आपका ऐसा ऑब्जेक्टिव है तो ठीक है, अगर आप इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो इट्स बेटर साइन अ ट्रीटी। आप एक ट्रीटी साइन कर लो, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, ट्रीटी साइन करेंगे तो उसमें अगर प्रॉपर ट्रीटी साइन है, एक मे बी जैसे एक कोई भी इंटरनेशनल बॉडी यूनाइटेड नेशन के विदिन या यूएनएससी के विदिन कोई ट्रीटी साइन करके वो जो कि ऑब्लिगेशन हो चाइना के अंदर, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है।
चाइना कहता है कि देखो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, जॉब क्रिएशन भी होगा, लोकल इकोनॉमी की बूस्ट भी होगा। अगर अगर ऐसा राइट ऑब्जेक्टिव है आपका तो ट्रीटी साइन कर लो, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी साइन की हुई थी आपकी। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना इंडिया बांग्लादेश के साथ, रीजनल कोलैबोरेशन होना प्रॉपर, उनको भी एक रोल होना चाहिए, तभी चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, करंटली हिट्स फ्रेश बहुत नीचे जो है हमारी करेंसी नीचे गई है 85 है ना, $1 जो है 85 रुपीज़ का हो गया। तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो आप मतलब इसको समझने की कोशिश करो कि जब हम ये शब्द कहते हैं कि यार करेंसी जो है हमारी है वो लो हुई है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आप लोग सेशन को ज़रूर से शेयर करना, जहाँ भी आप लोग हैं वहाँ पे सेशन शेयर करना, लाइक बटन प्रेस करना, और जो कंटेंट है इसको बनाने में मुझे टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा हम लोग का सेशन लेट हो जाता है, बट आई थिंक जो भी सीरियस लोग हैं तो अपना कंटेंट जब भी टाइम मिलेगा देख लेते होंगे। तो देखो यहाँ समझना बात को, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मान लो कि हम जब एक शब्द यूज़ करते हैं कि आपकी रुपये की वैल्यू नीचे जा रही है, तो इसका मतलब कि जैसे मान लो $1 है वो 70 रुपये का, अब $1 85 रुपीज़ का हो गया। तो ये क्या है, ये वैल्यू क्या हो रहा है कि रुपये की वैल्यू लो हो रही है, मतलब डिप्रिशिएटेड। पहले आपको $1 70 रुपये देने से मिल रहा था, अब $1 85 रुपये देने से मिल रहा है। तो इससे क्या वैल्यू रुपीज़ की रिड्यूस हो रही है। अब इसमें देखो क्या है कि ये सब मार्केट प्रिंसिपल पर बेस्ड चीज़ें होती हैं। मतलब अगर डॉलर की डिमांड हाई है, डॉलर की डिमांड हाई है तो क्या होगा, अगर डॉलर की डिमांड काफ़ी हाई है, मान लो कोई भी कारणवश जो है, मान लो कि कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, मतलब भारत से बहुत सारा पैसा बाहर जाएगा। जब भारत से पैसा बहुत बाहर जाएगा तो पैसा कैसे बाहर जाएगा, रुपीज़ जो है ना, कि वो रुपीज़ को वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे कि है ना, मुझे मेरा डॉलर में पैसा चाहिए। डॉलर में पैसा जैसे ही दोगे तो क्या होगा कि जो डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर आपके देश में इंपोर्ट बहुत अधिक हो रहा है तो उस केस में भी क्या होगा कि डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट कुछ लोगे, पैसा डॉलर में देना है, तो डॉलर अब ज़्यादा लोगे तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा। तो जब डिमांड डॉलर की बढ़ेगी तो आपकी रुपीज़ की वैल्यूएशन डाउन जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर्स जो है वो आपका होता है। तो आपकी जितनी मान लो आपका सपोज करो कोई देश है और उसका ओवरऑल विश्व में एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, अगर विश्व में उसका एक्सपोर्ट अल्टीमेट है, कंट्रीब्यूशन उसका एक्सपोर्ट में बहुत है, तो उसकी करेंसी अपने आप कह सकते हैं कि उसकी करेंसी की जो वैल्यूएशन है वो बढ़ेगी। लेकिन हमारा इतना नहीं है, 2-3% के बीच में है, और डॉलर का इसलिए वो एक हार्ड करेंसी है तो उसको सब एक्सेप्ट भी करते हैं। तो उस स्थिति में क्या है कि डॉलर का डिमांड बढ़ती है, आपकी करेंसी नीचे जाएगी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे करेंसी की जो वैल्यू है, तो मतलब हमारी जो परचेजिंग पावर है दैट गोज, वो आपके आप कह सकते हैं कि वो डाउन हो रही है। और जो स्टेबल करेंसी है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत मैटर करती है। रुपये की वैल्यू अगर फॉल करता है तो इससे हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट होगी, काफ़ी नेगेटिवली जो है वो अफेक्ट होगी, क्योंकि रुपये की वैल्यू जो है वो आपकी रिड्यूस हो रही है। सो ये इसमें लगभग 85.80 ये काफ़ी नीचे गया है। तो आरबीआई की स्ट्रेटजी है टू होल्ड डॉलर पेमेंट इन शॉर्ट टर्म, खास तौर से है ना, थोड़े समय के लिए होल्ड किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डॉलर का डिमांड और आप देते गए तो आपका फिर रिजर्व भी रिड्यूस होगा, है ना। रिजर्व रिड्यूस होगा तो फिर से अनस्टेबिलिटी जो है वो आपकी आएगी। एंड है ना, ये भी है यहाँ पे डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट क्या, एक तो देखो ये भी बहुत आपका, जैसे आप शेयर मार्केट में देखो तो शेयर मार्केट में बस ये माहौल बनाने में, जैसे बहुत सारे शेयर मार्केट से रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं, इसमें पैसा लगाओ, 10 रुपये लगाओगे 1 करोड़ हो जाएगा, मतलब कुछ टाइप का खूब सपने दिखाते हैं। अब लोगों ने खूब जम के पैसे भी लगा रखे हैं, पैसा भी नो डाउट लगा रखा है। अब वो जैसे देखो कोई भी कंपनी है, अब आपने उसके पैसे जो है लगाए, अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो वो कंपनी है वो आपको हमेशा पॉजिटिव जो है आउटकम देगी। बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, और है ना, तो वो सारी चीज़ें, तो उसमें जो रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, नेगेटिव सेंटिमेंट अगर डेवलप हो जाते हैं विद इन द इकोनॉमी, तो इससे आपको पूरा जो शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, वो भी अफेक्ट होगा। और इंटरनेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट्स होते हैं उससे भी जो आपका बाहर से पैसा जो आया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो आपके शेयर मार्केट में अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी अपना पैसा निकालेंगे। पैसा अगर उन्होंने निकाला तो अपने आप जो आउटफ्लो होगा कैपिटल का, तो उसमें भी आपकी करेंसी जो है वो वीक पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो है, तो यहाँ पे राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड, इंक्रीज डॉलर अट्रैक्टिवनेस, ये भी है। यूएस बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब यूएस के बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे देखो बहुत ही सिंपल, यूएस है, अब डॉलर करेंसी जो है यूएस की है, अब उसमें क्या है कि मान लो कि अगर इंटरेस्ट रेट कम रहता है उनके सेंट्रल बैंक की तरफ से, तो जो एक्स्ट्रा पैसा, वो मान लो भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी, तो वहाँ पैसा लोग लगा देते हैं शेयर मार्केट में, बट अगर उससे ज़्यादा रिटर्न उनको, अगर यूएस जो बॉन्ड है उस पर अगर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है,
तो अगर उनको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, जैसे बॉन्ड यील्ड जिसे बोलते हैं कि बॉन्ड में आपने 100 रुपये लगाया, आपको रिटर्न जो है हायर मिल रहा है इंडियन कैपिटल मार्केट से, तो उस स्थिति में क्या होगा कि लोग फिर यूएस बॉन्ड में जो है पैसा लगाना स्टार्ट कर देंगे और कैपिटल आउटफ्लो के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और जैसे ही कैपिटल आउटफ्लो होगा, रुपीज़ का जो डिमांड रिड्यूस होगा, रुपीज़ की वैल्यू जो है वो आपकी रिड्यूस होगी। तो जो सेंटीमेंट है शेयर मार्केट को लेके वो है, तो इससे हो सकता है अगर ऐसा रुपये की वैल्यू का फॉल होगा तो आपका जो शेयर मार्केट का डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। तो एक तो स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर एक बड़ा फैक्टर है, इंक्रीज डिमांड फ्रॉम बैंक्स एंड इंपोर्टर्स, आरबीआई इंटरवेंशन, डॉलर पेमेंट को होल्ड किया गया, एक्सटर्नल प्रेशर, फॉरेन फंड आउटफ्लो हो रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, और जो यूएस बॉन्ड यील्ड है तो है ना, तो इसकी वजह से भी जो अट्रैक्टिवनेस है इन कंपैरिजन टू इंडियन रुपीस डॉलर का बहुत बड़ा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं यूएस फैक्टर्स की अगर आप बात करो, ये रुपीस के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस समय अगर आप देखोगे, ठीक है। बाकी इसमें मैंने और भी पॉइंट्स ऐड कर दिए, पूरा कंप्लीट टॉपिक आपका हो रहा है। तो यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन रेट भी हम जो फेस कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन भी हम देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट में ट्रेड डेफिसिट को भी देखने को मिल रहा है। ट्रेड डेफिसिट मतलब ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, अगर ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो अपने आप डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, रुपये का, है ना। ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो फिर आपकी करेंसी जो है वो थोड़ा पॉजिटिव जाती है। तो ये सब पॉइंट्स एक आपको ध्यान में रखना है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो कि अगर रुपये फॉल करता है, तो रुपये फॉल करने से क्या होगा कि अगर आपकी करेंसी वीक है तो ये इंपोर्ट को एक्सपेंसिव करता है। मतलब पहले जैसे सपोज करो कि आप $1 की चीज़ लेते तो पहले आपको 70 रुपये देने पड़ते थे, अब आपको 85 रुपये देने पड़ेंगे। तो इससे क्या है कि अगर आपका इंपोर्ट बहुत अधिक है तो आप, क्योंकि डॉलर लेके ही पैसा दोगे, बहुत ज़्यादा आप क्रूड ऑयल को मान लो इंपोर्ट कर रहे हो, अब उसमें आपको बहुत सारा पैसा रुपीज़ में दे के फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट करके और फिर जो है इंपोर्ट बिल जो है एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं मे बी डिटर्ड बाय करेंसी इंस्टेबिलिटी, हायर प्राइजेस फॉर इंपोर्टेड गुड कैन लेड टू इंक्रीज्ड जो लिविंग कॉस्ट है, बहुत अधिक अगर इंपोर्ट है चीज़ों का तो जो लिविंग कॉस्ट है वो भी आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे चीज़ें जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आ जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब जो आपका एक गैप है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात अगर किया जाए, तो जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट भी देखना, अब डेटा तो याद नहीं रहेगा आप लोग को, बट ध्यान में रखना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट स्लाइट डिक्रीज जो है वो देखने को मिला है। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट मतलब जो गुड्स से रिलेटेड है तो उसमें ये देखने को मिला। नेट सर्विस रिसिपिएंट की बात करें तो उसमें कुछ वो इंक्रीज हुआ है, जैसे कंप्यूटर बिजनेस और ट्रैवल है। तो यहाँ पे देखो मर्चेंडाइज जो ट्रेड है उसमें आप सर्विस नहीं इंक्लूड करते, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है, और सर्विस में आप बहुत सारी जैसे कंप्यूटर बिजनेस ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इंक्लूड रहता है। नेट फॉरेन डायरेक्ट है तो यहाँ पे आउटफ्लो काफ़ी बढ़ा है, $2.2 फ्लो। तो नेट इनफ्लो की बात करें तो वो इनफ्लो भी लाइक आपको कुछ समय पहले इंक्रीज हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उसमें भी थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिस की बात करें तो ये कुछ ऐसा ट्रेंड है, ये देखो ट्रेंड फिक्स नहीं है, बट आपको आइडिया रखना है कि कोई भी जो इकोनॉमी है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो रहती हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो आपका है, तो उसके बाद अगर डेफिसिट है मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है, मर्चेंडाइज जो गुड्स से रिलेटेड है, नेट सर्विस का मतलब जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में मेनली जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और वो सब आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो उसका नेट इनफ्लो देखना, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका कितना है। तो ये सब चीज़ें अगर पॉजिटिव है तो आपकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, अगर इसमें ऊपर नीचे कुछ होता है तो फिर आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमी अफेक्ट होती है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो यहाँ पे जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपका एक्सीड करता है एक्सपोर्ट से, है ना। इंपोर्ट मतलब देश में चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, देश से बाहर जो चीज़ें जानी मतलब एक्सपोर्ट जो है वो आपका कम है। तो इसमें जैसे गुड्स जो है वो टेंजिबल प्रोडक्ट, जो कई गुड्स होते हैं जो है, सर्विसेज जो है इंटेंजिबल, सब बैंकिंग टूरिज्म टेक्नोलॉजी, इनकम जो है अर्निंग आप इन्वेस्टमेंट और वेजेस के माध्यम से है। तो और ट्रांसफर्स की बात करें तो उसमें रेमिटेंसेस आते, मान लो कोई वेस्ट एशिया में काम कर रहा तो जो पैसा भेजेगा तो रेमिटेंसेस और एड जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगी। गुड्स सर्विसेज इनकम ट्रांसफर ये सब करंट अकाउंट के आपके डिफरेंट कंपोनेंट है। तो ये थोड़ा सा भी रिसेंट ट्रेंड है। फैक्टर जो करंट अकाउंट डेफिसिट को अफेक्ट करता है वो क्या क्या है, किसी भी कारणवश अगर आपका इंपोर्ट बढ़ता है एक्सपोर्ट बढ़ता है तो वो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को अफेक्ट करेगा। सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे जैसे मान लो आपका सर्विस का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इससे डेफिसिट कम होगा। करेंसी का अगर मान लो फ्लक्चुएशन है तो जैसे जैसे मान लो करेंसी का फ्लक्चुएशन, अभी जैसे मान लो हमारी करेंसी वीक हो रही है तो उसमें आपका इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ेगा, ठीक है। अब इंपोर्ट बिल बढ़ने से फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी अफेक्ट आपका होगा, बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। इसमें क्या है कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है तो इससे क्या होगा
कि ख़ास तौर से जो आप उधारी ज़्यादा लोगे फॉरेन डेट बढ़ेगा और उससे करेंसी की स्टेबिलिटी, उधारी जितनी ज़्यादा अधिक रहेगी उतना करेंसी की स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी, इन्फ्लेशन रेट भी अफेक्ट होगा उसके, है ना। तो फॉरेन बॉर्विंग आप करोगे और आप बहुत उधारी लोगे, है ना, बाहर से, तो उसमें बाहर कोई भी चीज़ें होंगी तो आपकी इकोनॉमी ज़्यादा एक्सटर्नल शॉक जो है फेस करेगी। तो कंटिन्यूस डेफिसिट कुड लीड टू लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जो कंटिन्यूस डेफिसिट से है जो है, मतलब अगर डेफिसिट बहुत अधिक है ना, तो कहीं ना कहीं तो उससे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है तो वो रिड्यूस होगा, तो इन्वेस्टमेंट कम से कम लोग करेंगे। तो देखो मेनली डेफिसिट का अगर स्थिति बनती है तो उसमें आप जो भी डेफिसिट होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके पास नहीं, फॉरेन रिजर्व आपका रिड्यूस हो रहा है, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उधारी लोगे। जब उधारी बहुत अधिक हो जाती है तो उसमें जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो भी रिड्यूस होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी है कि हम इंपोर्ट को रिड्यूस करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, ये बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, साउथ कोरिया नेशनल असेंबली वोट्स टू इम्पीच प्रेसिडेंट। ये एक डेवलपमेंट आपका साउथ कोरिया के लॉ मेकर्स हैं, दे हैव वोटेड टू इम्पीच एक्टिंग प्रेसिडेंट हान डक शू जो है, ये है उनको किया जा रहा। तो ये फैक्ट आप ये ध्यान रखना। अब इसमें जो मेजोरिटी है सपोर्ट किया है उन्होंने इम्पीचमेंट करना, मतलब उनको हटाने की बात की गई है। और यहाँ पे मेनली जो मतलब गवर्नेंस और स्टेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर रखा है गया है कि इंटरमिंग गवर्नमेंट फेसेस चैलेंजेस की वो किस टाइप से ऑर्डर पब्लिक कॉन्फिडेंस मेंटेन करे। बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ है, तो इसका मतलब जो है मतलब जो सपोर्ट और अपोजिशन है टू द इम्पीचमेंट, कुछ सपोर्ट भी है, कुछ अपोज भी उस चीज़ को किया। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब पब्लिक भी जो स्टेप्स लिए गए हैं जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा उससे इतना सेटिस्फाइड नहीं रही है। तो यहाँ पे कई चीज़ें है भी हैं कि आप जो प्रेसिडेंट है इलेक्टेड है तो उनको क्यों हटाया जा रहा है, बट हमें थोड़ा सा ये चीज़ें देखनी है कि जो मतलब अपकमिंग जो इलेक्शन है, स्पेकुलेशन सराउंड्स हु माइट कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट आपका आएगा। तो यहाँ पे देखो पहली जो इम्पीचमेंट की अगर प्रोसेस देखें तो नेशनल जो उनकी असेंबली है उससे चीज़ें इनिशिएट की जाती है, फिर उसका 2/3 अगर मेजोरिटी वोट करती है ना, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो रिव्यू करता है, अगर 2/3 मेजोरिटी हो गई, अगर मान लो 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलती तो इम्पीचमेंट फेल हो जाता है। मतलब जैसे इनिशिएशन नेशनल उनके असेंबली में होता है, उसका 2/3 मेजोरिटी होती है, अगर मान लो अप्रूव करती है 2/3 मेजोरिटी हो जाती है तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको रिव्यू करेगी, फिर इम्पीचमेंट को वैलिड किया जाता है और प्रेसिडेंट रिमूव होता है। तो ये प्रोसेस है, मतलब आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो यही पॉइंट्स इसमें जो है मेंशन है, तो मैंने इंक्लूड कर लिया है क्योंकि देखो हो सकता है कि आपको कंपैरिजन जो जीएस पेपर 2 में एक सिलेबस है ना कि हमारे संविधान को और उनके संविधान को, मतलब साउथ कोरिया के और हमारे उसको कंपैरिजन कर ले कि हमारे दोनों में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो कैसे डिफर करता है। तो हम लोग का तो वी जनरली स्टडी, बट ये कुछ इम्पीचमेंट प्रोसेस आपको साउथ कोरिया का पता होना चाहिए, ठीक है। आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, किसी ने कवर नहीं किया होगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यूएनएससी ऑथराइजेस न्यू पीस कीपिंग मिशन, सोमालिया के अंदर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उन्होंने ऑथराइज किया अफ्रीकन यूनियन स्टेबलाइजेशन एंड सपोर्ट मिशन इन सोमालिया, जो कि 1 जनवरी 2025 से होगा। और जो अफ्रीकन यूनियन एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है उसको ये रिप्लेस करेगा। और सोमालिया सिक्योरिटी जो है मेनली फॉरेन उस पर काफ़ी डिपेंडेंट है ना। तो उसमें है मतलब क्योंकि सोमालिया में अल शबाब जो इस्लामिक लेड आप कह सकते हो कि एक टेररिस्ट ग्रुप टाइप है, अल शबाब जिसे कहा जाता है, तो वो है। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस सोमालिया के अंदर काफ़ी अधिक है। तो इसमें जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये अफ्रीकन यूनियन स्टेबलाइजेशन एंड सपोर्ट मिशन सोमालिया उसको लॉन्च जो है वो किया। ईयू और यूएस मेजर फंडर है जो कि इसको कर भी रहे हैं। और सोमालिया का आप देखोगे बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन भी है, तो यहाँ पे अगर सिक्योरिटी काउंसिल का वो रहेगा तो मे बी स्टेबिलिटी वहाँ पे मेंटेन करो और ट्रेड जो है उसको किया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है। सो ये पॉइंट्स है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मिशन को अडॉप्ट किया तो जिससे कि सोमालिया के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो लेकर आई जाए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखो प्रीलिम से रिलेटेड जो क्रैश कोर्स है बहुत अल्टीमेट और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 50% ऑफ आपके लिए, जैसे यूज दिस कोड 5 AM 2025, इस कोड को आप यूज़ करना, अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा 50%। तो 4 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। आप अगर कहीं भी कर रहे हो एक बार जो है कंटेंट का कंपैरिजन कर लेना, यूट्यूब के अंदर जो कंटेंट है उसका कंपैरिजन कर लेना। मैंने ऑलरेडी आपको पिछली बार का पूरा आपको शो कर रखा विद स्क्रीनशॉट। इवन मैंने आपको परफॉर्मेंस जो है वो भी वीडियो शेयर किया हुआ है कि पिछली बार कितने क्वेश्चन सेशन से आए थे। तो वो थोड़ा सा माइंड में रखना डिसीजन मेकिंग से पहले। बाद में को देखो देखा देखी में आप लोग है ना कि ये उधर प्रमोशन चल रहा है उधर वो चल रहा है, देखा देखी में आप बहुत जगह अगर मान लो ज्वाइन भी करते हो तो कहीं ना कहीं आपको कंटेंट का कंपैरिजन करना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है
कंटेंट अगर अच्छा होगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप कंटेंट सही नहीं पढ़ोगे तो फिर वो देखा देखी में जो है आपको कभी भी आउटपुट नहीं मिलेगा। बाकी है ना, तो ये क्रैश कोर्स हम लोग 4 जैन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 4 जैन से क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और अल्टीमेट इसमें देखो मैपिंग है, पूरी बुक्स है ना। मेरा देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करो, बुक्स एनसीईआरटीज। अब में से कई लोग, अरे सर मैंने बुक एनसीईआरटी पढ़ा, बट वो पढ़ाने का तरीका जो है वो वेरी करता है कि कैसे चीज़ों को, टॉपिक को एक्सट्रैक्ट करना। आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर आप चाहते हो कि आपका राइट एप्टीट्यूड है, आप जो है पूरे न्यूज़पेपर में एक बार पढ़ लो पूरा न्यूज़पेपर, उसमें अपने टॉपिक की लिस्टिंग कर लो, ठीक है। और फिर जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसी दिन के न्यूज़पेपर उसमें देख लो। जिस दिन आपका और मेरा मैच कर जाएगा ना, इसका मतलब फिर आपको किसी चीज़ का जरूरत नहीं है, फिर आप समझ पा रहे हो कि कौन से टॉपिक को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा और आप हर चीज़ नोट डाउन करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के माध्यम से आती है कि अगर आपको वो सोर्सेज जो ऑथेंटिक है उनको आपको पढ़ना भी है, तो वहाँ से कंटेंट कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। दुनिया भर, पूरी दुनिया, अगर जो मतलब जो लोग भी आईएएस की तैयारी करते हैं वही गिनती की किताबें पढ़ते हैं, कई लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, कई लोग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किस कंटेंट को कैसे पढ़ना उसका ज्ञान नहीं रहता, या तो वो मल्टीपल सोर्सेज की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पे भटकाने वाले भी बहुत होंगे जो आपको बोलेंगे अरे उस किताब से कुछ नहीं आता, उस किताब से कुछ नहीं आता, मेरे नोट्स पढ़ लो। ऐसा नहीं, ऑथेंटिक चीज़ों को फॉलो करना। अगर आपको ऑथेंटिक चीज़ें पढ़नी तो आप मेरे पास आप जरूर से जुड़ सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो बुक्स हों, चाहे मैपिंग हो, चाहे एनसीईआरटीज़ हों, पीवाईक्यूज़ हों। हम लोग ऑथेंटिक सोर्सेज को लेकर चलेंगे और इनको कवर करेंगे। आप उस चीज़ से जुड़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 5 AM 2025 ये कोड यूज़ करोगे 50% से अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये ऑफर चल रहेगा। बाकी 31 को ऑफर रहेगा जिसमें और कोर्सेज में आपको ऑफर्स मिल जाएंगे। तो ये स्टैटिक टॉपिक नोबेल प्राइज, मतलब एनसीईआर, ये साइंस टेक 18+ क्वेश्चन है इसमें, लेकिन अगर आप इस कोर्स का हिस्सा हो तो इसमें साइंस टेक और ये सब इंक्लूडेड रहेगा। और 2 ईयर्स का करंट अफेयर है, ये भी अलग से, अगर आप चाह रहे हो कि मुझे करंट अफेयर्स करना है, साइंस टेक करना है, तो वो देख सकते हैं आप। saurabh-pandey-upsc.com वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको इस सेशन का PDF मिल जाएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। 5 AM सीरीज हम लोग की मंडे टू फ्राइडे होगी, ठीक है। 5 AM सीरीज जहाँ पे मैं इससे डिस्कस करता हूँ। बताओ क्या होगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। ऐसे का टॉपिक दो जो कि मैंने हर सैटरडे को आपको देता हूँ। नो वन हु डज गुड वर्क विल एवर कम टू अ बैड एंड, आइदर दे हियर और इन वर्ल्ड टू कम, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आकलन प्लस की बात करेंगे तो इस पर आप जो सेपरेट ऐसे कोर्स है उसको ज्वाइन करके अपने ऐसे का इवेल्युएशन करा सकते हैं। तो ये है। और सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे आप अपने आंसर पोस्ट भी कर सकते हैं। ये कोई नंबर है, कोई क्वेरी, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।